गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पीजीटी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले व्यापार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, पहला पॉइंट है आपका व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। क्या क्या हो सकती है व्यापक? देखिए, व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है? राष्ट्रीय आय, पहले तो नेशनल इनकम, ठीक है। फिर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय आय, मतलब देश या देश से बाहर वाली दोनों आय, ठीक है। फिर होता है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होता है? हमने आपको बताया था, मंदी और तेजी के बीच के मध्य संबंध को क्या बोलते हैं? व्यापार चक्र, ठीक है। उत्पादन मतलब किसी वस्तु को बनाना, ठीक है। रोजगार मतलब चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस हो, उन दोनों को प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब क्या हो रहा है? बेरोजगारी, चाहे कितने भी रोजगार हैं या फिर कितनी भी जॉब है सबके पास, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार है, ठीक है। तो बेरोजगारी। समान कीमत स्तर, मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का समान स्तर जो है वो कीमत स्तर जो है वो बराबर है। फिर है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है कि मुद्रा की कमी होना, संकुचन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो मुद्रा संकुचन। अब ये थी आपकी व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, ठीक है। ये पॉइंट थे आपके 8 व्यापार वस्तु की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, एलएसी वक्र सभी एसएसी वक्रों को उनकी गोलाई के निचले भागों को स्पर्श करता हुआ गुजरता है। देखिए कि एलएसी वक्र क्या होता है? देखिए, एलएसी वक्र होता है लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। क्या होता है? लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। और ये होता है एसएसी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्ग और एक होती है शॉर्ट, ठीक है। तो लॉन्ग क्या होती है? जो देखिए हमारा डायग्राम बनता है कैसे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनता है, इसे बोलते हैं हम एसएसी, इसे बोलते हैं हम एलएसी, ठीक है। एलएसी क्या होती है? ये बड़ा वाला पार्ट जो होगा वो एलएसी होगा हमारा, जो उसके अंदर जो दोनों पार्ट होंगे वो होंगे एसएसी। ये क्या बोल रहे हैं कि एलएसी वक्र सभी एसएसी वक्रों को उनकी गोलाई के निचले भागों को स्पर्श करता हुआ गुजरता है। देखिए, ये स्पर्श करते हुए गुजर रहा है एलएसी वक्र, ठीक है। एलएसी वक्र से स्पर्श हो रहा है एसएसी वक्र। फिर क्या बोल रहे हैं? एलएसी वक्रों को नियोजन रेखा कहते हैं। तो ये वाली रेखा है हमारी नीचे वाली रेखा, इसे क्या बोलते हैं हम? नियोजन रेखा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एसएसी की भांति वक्र भी यू शेप का होता है। एलएसी की भांति एलएसी वक्र भी, ठीक है, दोनों एलएसी भी और एसए भी दोनों क्या होते हैं? यू शेप में होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं क्या? जब औसत लागत, ये औसत लागत की बात हो रही है, एवरेज कॉस्ट की, ठीक है। जब औसत लागत कम होगी आपकी तो सीमांत लागत भी कम हो जाएगी, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन होता है, अगर औसत लागत कम होगी तो सीमांत लागत भी कम होगी, और जब औसत लागत बढ़ेगी तो सीमांत लागत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उत्पादन शून्य होगा, मतलब आपने कुछ भी चीज नहीं बनाई है, तो अगर उत्पादन शून्य होगा तो एसएफसी मतलब शॉर्ट फिक्स कॉस्ट धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा? शॉर्ट, हर पार्ट का, हर कॉस्ट का, हर लागत का क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो इसमें क्या हो रहा है कि उत्पादन अगर शून्य होगा तो आपका क्या होगी? एसएफसी आपकी क्या हो जाएगी? धनात्मक, मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है आपका एलएसी? हर पार्ट का क्या होता है? हर लागत का क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो क्या होगा? उत्पादन शून्य होगा तो एसएफसी, ठीक है, शॉर्ट फिक्स कॉस्ट। शॉर्ट मतलब क्या? अल्पकालीन स्थिर लागत क्या हो जाएगी आपकी? धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एलएसी गिरता है मतलब क्या? लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, ठीक है। दीर्घकालीन औसत लागत अगर गिरती है तो क्या होगा कि दीर्घ मार्जिन सीमांत लागत भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये गिरेगी, ये कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ेगी, एलएसी बढ़ेगी, तो आपकी क्या होगी? एलएमसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या बढ़ेगी? लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एलएसी अगर कम होगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एलएमसी और
LAC दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये गिरेगी तो ये कम हो जाएगी, और ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और ये कम होगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से बिंदु पर? ये बिंदु होगा P बिंदु पर ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब है उत्पत्ति वृद्धि नियम के कारण। हमने आपको 3 तरह के उत्पत्ति के जो नियम बताए थे वो 3 तरीके के बताए थे। एक उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है। 3 नियम बताए थे हमने आपको, ठीक है। ये है वृद्धि नियम के। वृद्धि नियम के कारण क्या क्या है, किस कारणों से वृद्धि नियम फैलता होता है, ठीक है। तो देखिए उत्पादन साधनों की अविभाज्यता, मतलब क्या है, उत्पादन साधन जो है वो विभाज्य नहीं है, मतलब बांटे नहीं गए हैं लोगों में, ठीक है। बड़े पैमाने की बचतें, इससे क्या करते हैं लोग, इससे क्या होती है, कारण इसके क्या है, इसकी बड़े पैमाने की बचतें होती हैं, इससे बड़े मतलब बड़े बड़े व्यवसाय की बचतें होती हैं। वैज्ञानिक आविष्कार एवं नई नई उत्पादन विधियों का प्रयोग, इसमें क्या होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किए गए हैं और ठीक है उनमें नई नई उत्पादन विधियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उत्पादन मतलब बनाने वाली विधियों का, ठीक है। विशिष्ट श्रम, इसमें नए प्रकार के श्रम लोगों ने कैसे कैसे कहाँ कैसे क्या यूज करना है, इस तरीके से लोगों का यूज कहाँ करना है, मशीन चलाने में या किसी भी चीज पे फोकस करने में, उन श्रमों के बारे में बताया है, ठीक है। श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण, मतलब विशिष्टीकरण मतलब होता है नई नई चीजों को लागू करना, ठीक है। तो श्रम विभाजन मतलब कैसे लोगों को क्या क्या बांटा गया है, वो विभाजन और विशिष्टीकरण, ठीक है। तो ये क्या थे आपके वृद्धि नियम के कारण। अब उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्षेत्र कौन कौन से हैं? 2 क्षेत्र होते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम के। कौन कौन क्षेत्र है? एक निर्माणी उद्योगों में अधिक क्रियाशीलता, मतलब जो निर्माण बनाने वाले उद्योग हैं, जो बनाने वाले व्यवसाय हैं, उनको क्या करना, अधिक क्रियाशील बनाना, जिससे क्या हो लोग ज्यादा उसमें इंक्लूड हो सके और उन्हें बना सके, ठीक है। कृषि क्षेत्र में प्रारंभ से ही लागू, ये क्या होता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम कृषि क्षेत्र में पहले से ही लागू हो जाता है, ठीक। कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, ये पहले से ही लागू हो जाता है स्टार्टिंग से, ठीक। देखिए ये है उत्पत्ति वृद्धि नियम की सीमाएं या बाधाएं, मतलब उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागू करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। देखिए पहली बाधाएं आती है, यदि निर्माणी व्यवसाय को बहुत बड़ा हो गया हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, जो आपका क्या है, जो आप निर्माण करते हैं चीजों का, वो क्या हो गया हो, व्यवसाय आपका बहुत बड़ा हो गया हो, तब उसमें बाधाएं आती है। यदि मशीनरी पुरानी, खराब या घिस गई हो, मतलब मशीनरी क्या हो गई हो, या पुरानी हो गई हो, या खराब हो गई हो, या घिस गई हो, ठीक है। यदि उद्योग में विविधीकरण की आवश्यकता है, अब पता है विविधीकरण क्या होता है, बुद्धि, मतलब उद्योग को चलाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए एक आपको बुद्धि की, बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। विज्ञान कला या प्रणाली के साथ साथ उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। कला मतलब होता है कि जो आप कलात्मक चीजें हैं, जो आप ड्राइंग वाली चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रणाली मतलब होता है कि तरीके को, ठीक है। तो क्या करना है कि विज्ञान कला और प्रणाली के साथ साथ उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, कला और प्रणाली में भी, और उत्पादन की मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अब उद्योग विशेष प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है। अब उद्योग किस पर निर्भर है? उद्योग निर्भर है विशेष प्राकृतिक साधन। साधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक साधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। प्रकृति के द्वारा कौन कौन से साधन मिलते हैं? जैसे वायु, जल, अन्न, ठीक है, औषधि, ठीक है। ये सारे साधन क्या होते हैं? वो हमें प्राकृतिक होते हैं ना। तो प्राकृतिक साधन ये क्या है? उद्योग विशेष प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है, मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए साधनों पर। उत्पत्ति ह्रास नियम की मानता है। उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक साधन आपका स्थिर रहता है और कुछ साधन आपके स्थिर रहते हैं और एक साधन आपका बढ़ती हुई मात्रा के साथ घट जाता है, ठीक है। वो था आपका उत्पत्ति ह्रास नियम। की मान्यता क्या है, उनकी मंजूरी क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या है? उत्पत्ति का एक साधन स्थिर और परिवर्तनशील, अन्य साधन स्थिर। मतलब एक साधन क्या होता है? परिवर्तनशील होगा, केवल एक साधन ही चेंज होता रहेगा, और सभी साधन क्या हो जाएंगे? उसके स्थिर हो जाएंगे, मतलब फिक्स हो जाएंगे। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। समरूप मतलब उनके एक जैसा रूप होता है, ठीक है। अब तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, कोई मतलब तकनीकी स्तर में क्या है, जो आपका टेक्निकल स्तर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा था वैसा है, ठीक है। स्थिर साधन अविभाज्य। स्थिर साधन मतलब क्या है? जो फिक्स साधन है उन्हें बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। अब आता है उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण। उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण क्या क्या है? किस किस कारणों से होता है? एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना, मतलब एक साधन हो या फिर उससे अधिक साधन है उनका स्थिर हो जाना हो जाता है, स्थिर हो जाते हैं, तो उनका ये कारण है। उत्पत्ति के साधनों का परस्पर पूर्ण स्थापन होना, मतलब उन्हें बदलते ना रहना, एक ही स्थान पर रखना, ठीक है। पूर्ण स्थापन मतलब ना होना, ठीक है। देखिए अब आते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम के महत्व क्या क्या है उत्पत्ति ह्रास नियम के। देखिए उत्पादन क्रियाओं के सभी क्षेत्रों पर निश्चित रूप से लागू, मतलब उत्पादन जो होता है उसकी क्रियाओं के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है ये उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है।
अब प्रोफेसर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। इससे क्या मतलब हो रहा है कि मतलब इनमें भी साधन का प्रयोग होता है, ठीक है, चाहे परिवर्तनशील और स्थिर साधन दोनों का यूज होता है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी इसी पर आधारित है, ठीक है। और प्रोफेसर रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी, ठीक है, इनका लगान सिद्धांत भी इसमें परिवर्तनशील साधन होंगे और आपके स्थिर साधन होंगे। उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार निर्धारित करने वाला सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। मतलब ये वाला सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है, क्योंकि ये साधनों के लिए स्थिर साधन और परिवर्तनशील के लिए पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, पुरस्कार देता है। अब इसका प्रभाव आपका किसी देश के निवासियों पर होता है। इसका प्रभाव किसी देश के निवासियों के जीवन स्तर पर पड़ता है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? देश के निवासियों के जीवन स्तर पर, क्योंकि कुछ साधन आपके परिवर्तनशील होंगे और कुछ साधन आपके क्या होंगे, जैसे मान के चलिए हवा, ठीक है, वायु जो प्राकृतिक साधन है हमारा, वो क्या होगा, वो आपका चेंज होता रहेगा, हवा कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसके देश के निवासियों के ऊपर जीवन स्तर पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उत्पत्ति हाश नियम के क्षेत्र, अब क्षेत्र क्या क्या है उत्पत्ति हाश नियम के? देखिए पहले होता है मछली उद्योग, कौन कौन से उद्योग में यूज होता है? देखिए पहले तो मछली उद्योग है ना, फिर दूसरा होता है खनन उद्योग। खनन उद्योग का मतलब होता है खनन का जो जमीन से चीजें निकलती हैं उन्हें बोलते हैं खनन उद्योग, जैसे कोयला, ठीक है। अब होता है भवन निर्माण, भवन बनाने के लिए, ठीक है। फिर है उद्योग धंधों में, मतलब जो व्यवसाय हैं, जिनको व्यवसाय करने के लिए उन धंधों में, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन बनाने में, तो मिट्टी के बर्तन बनाने में ये सारे आपके किसके आते हैं? उत्पत्ति हाश नियम के क्षेत्र, ठीक है। आपको प्रभावित करने वाले घटक, मतलब कौन कौन से जो घटक होते हैं जो उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहला होता है, आपके दो घटक होते हैं, एक आंतरिक तत्व और एक बाह्य तत्व। अब आंतरिक तत्व में तीन टाइप्स के होते हैं, मतलब उत्पादन के साधनों की कुशलता। उत्पादन के साधनों की कुशलता मतलब उत्पादन के साधन जो हैं, जो उत्पादन करते हैं, जैसे मशीन वगैरह होती है, उनकी कुशलता कितनी है, वो कितने देर में कितना सामान क्या बना रही है, ठीक है। साधनों का स्तंभ सहयोग, मतलब साधनों का स्तंभ सहयोग मतलब आप साधनों का जो मिलाकर आप साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादन की आदर्श योजना, उत्पादन बनाने में आप अच्छी से अच्छी योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं जल्दी जैसे जिससे सामान क्या हो जाए, आपका जल्दी सामान बन जाए, ठीक है। अब होते हैं बाह्य तत्व। बाह्य तत्व कौन कौन तत्व होते हैं? जैसे प्राकृतिक परिस्थितियां, मतलब जैसे बाढ़ वगैरह आ जाना है ना, ये होता है। तो हम प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हम क्या करते हैं, हम बना नहीं पाते माल को, तो ठीक है, प्राकृतिक परिस्थितियां। फिर होते हैं मानवीय संसाधन, मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। पूंजी की पर्याप्तता, मतलब पूंजी की जितनी आपके पास पूंजी है उसका यूज आप अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, पर्याप्त है आपके लिए, नहीं। सरकार की आर्थिक नीति, सरकार ने जो आर्थिक नीति बनाई है, जो धन से रिलेटेड नीतियां बनाई है सरकार ने, उनको फॉलो करना, ठीक है। तकनीकी प्रगति, और जो टेक्निकल चीजें हैं उनकी प्रगति को बढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। राजनीतिक स्थिरता एवं शांति व सुरक्षा। राजनीतिक मतलब राज्य से रिलेटेड जो भी है, राज्य से जो आप क्या कर रहे हैं, स्थिरता का मतलब होता है सीधे फिक्स होना, ठीक है। उनकी चीजें जो राज्य से रिलेटेड है, जो जनता नेता से रिलेटेड है, उन चीजों को यूज करना और शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। परिवहन और संदेश वाहन के साधन, इसमें क्या होना चाहिए, जैसे आप कोई भी माल बनाते हैं उन्हें पहुंचाने लाने के लिए आपके पास परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, और संदेश वाहन, जैसे आप उन्हें फोन कर सके या कुछ भी चीज कर सके कि सामान आ गया है, बन गया है, तैयार हो गया है, उन चीजों के लिए आपको परिवहन और संदेश वाहन के साधन की आवश्यकता होती है। उत्पादन की मान्यताएं क्या होती है? उत्पादन का मतलब बताया था हमने आपको कि जो वस्तुएं प्राप्त होती है या जो वस्तुएं जाती हैं, उन दोनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है, ठीक है। और उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या क्या होती है? उत्पादन फलन की मान्यताएं होती है एक निश्चित समय अवधि, मतलब क्या हो, एक टाइम डिसाइड हो रखा होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एवं आधुनिक उत्पाद तकनीक का प्रयोग करना, मतलब बनाने के लिए अच्छी से अच्छी और नई चीजों का यूज करना, ठीक है। साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना, जो साधन है आपके पूंजी श्रम, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, ठीक है। साधनों की कीमतें स्थिर होना, जैसे पूंजी है या फिर क्या होती है पूंजी भूमि, इनकी कीमत क्या होना, फिक्स होना। तकनीकी ज्ञान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, तकनीकी ज्ञान मतलब जो आपकी टेक्निकल चीजें हैं उन चीजों में कोई भी परिवर्तन नहीं, जैसा था वैसा ही है, ठीक है। ये आपकी क्या थी, मंजूरी, मतलब मान्यताएं। व्यापार चक्र के सिद्धांत, व्यापार चक्र क्या बताया था हमने, किसी व्यवसाय में मंदी और तेजी के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, क्या बताया था, व्यापार चक्र जो है हमारा, तेजी और मंदी की जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, व्यापार चक्र, ठीक है। उनके बीच के संबंध को, किसके संबंध को, बीच को, तेजी और मंदी के बीच के संबंध को क्या बोला जाता है, व्यापार चक्र। अब देखिए व्यापार चक्र के दो सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, एक मौलिक सिद्धांत और एक होता है गैर मौलिक सिद्धांत।
मौलिक सिद्धांत के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है विशुद्ध मौलिक मौलिक सिद्धांत, विशुद्ध मतलब जो जैसा बनाया गया था वैसा सिद्धांत, ठीक है, जी किसने दिया था, हार्टे ने, ठीक है। दूसरा होता है मौलिक अंत विनियोग सिद्धांत, ये किसने दिया था, हायक ने, ठीक है। अंत विनियोग मतलब उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इनके हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। गैर मौलिक सिद्धांत, अब गैर मौलिक सिद्धांत क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो मनोवैज्ञानिक द्वारा बनाए गए सिद्धांत है वो, जो किसने बनाए थे, जिनका आविष्कार किया था पिगू ने, ठीक है, जो पिगू ने लिखे थे। अब नव प्रवर्तक सिद्धांत होते हैं, सुपिटर ने लिखे थे। किज का व्यापार चक्र किसने लिखा था, किज ने। सैमुअलसन ने किसने लिखा था, सैमुअलसन ने व्यापार चक्र बनाया है। हिग्स का व्यापार चक्र है आपका, एक वास्तविक व्यापार चक्र है, एक गुडविल का व्यापार चक्र है। ये सारे ये जो है ये अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस व्यापार चक्र को बनाया है, ठीक है। एक कार्ल डोर का व्यापार चक्र है और एक सूर्य के धब्बे का व्यापार, जिसमें सूर्य में धब्बे पड़ जाते हैं, कैसे पड़ जाते हैं, उनके व्यापार चक्र के बारे में लिखा था उन्होंने, ठीक है। आलोचना क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की प्रजनन शक्ति स्थिर नहीं है, मतलब प्रजनन शक्ति मतलब क्या होता है, प्रजनन शक्ति मतलब फर्टिलिटी रेट स्थिर नहीं है, ठीक है। जीवन स्तर ऊंचा, जनसंख्या कम घटना, ठीक है। अगर जीवन स्तर ऊंचा होगा आपका तो जनसंख्या होगी घटेगी, ठीक है। जनसंख्या और खदान वृद्धि में गणितीय रूप का मतलब वही था, हमने बताया था, ये था आपका जनसंख्या वृद्धि नियम, क्या था आपका कि ज्यामितीय रूप से बढ़ता है, 2 से 4, 4 से 8 दुगना हो जाता है 25 साल के अंदर, और खदान वृद्धि को मतलब अंकगणित रूप से, दोनों में अंकगणितीय रूप है, ठीक है। नैसर्गिक प्रतिबंधों का होना जनाधिक्य का सूचक नहीं है। नैसर्गिक प्रतिबंध वही होते हैं, बाढ़ आना, ठीक है, महामारी आना, ठीक है, भूखमरी होना, इन सब इनका होना जनाधिक्य सूचक नहीं है, मतलब जनसंख्या बढ़ने का कारण नहीं है, ठीक है। सिद्धांत में सत्यता का अभाव, सिद्धांत को क्या है, जनसंख्या सिद्धांत को बनाने में सत्यता नहीं है, सत्यता का अभाव है, ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कारों को ठीक अनुमान न लगाना, वैज्ञानिक आविष्कार जो वैज्ञानिक उन्होंने जो आविष्कार किए हैं उनका ठीक से अनुमान न लगाना, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के साथ श्रम शक्ति में भी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो काम करने के जो लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो श्रम शक्ति में भी वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि सदाई हानिकारक नहीं है, ये बोल रहा है कि कभी कभी हानिकारक भी नहीं होती, मतलब हमारे लिए इतनी जनसंख्या जरूरी है जितना वो काम कर सके, ठीक है। प्रति व्यक्ति की आय बराबर और जनसंख्या वृद्धि दोनों का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता दोषपूर्ण, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते दर से क्या हो रही है, सडनली घट जा रही है, तो वो नियम क्या होंगे, वो इसमें दोषपूर्ण होंगे, वो हानिकारक होंगे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्धनता, अब क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो गरीबी आ रही है, मतलब गरीबी का रीजन ये है कि काम आपके पास कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, काम आपके पास क्या है, कम, और जनसंख्या क्या है आपके पास ज्यादा, इस चक्कर में निर्धनता होना, ठीक है। मृत्यु दर में कमी होने से जनसंख्या बढ़ना, जब लोग कम मरेंगे तो जनसंख्या ऑब्वियसली, मतलब पैदा ज्यादा लोग होंगे लेकिन मरेंगे कम लोग, तो जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी, तो ठीक है, मृत्यु दर की कमी होने पर जनसंख्या को बढ़ना, ठीक है। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के उपाय क्या क्या है, मतलब राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है भारत के लिए, ठीक है। तो कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी हैं, जो व्यवसाय हैं, उनके उत्पादन को वृद्धि, उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण, संचार एवं परिवहन के साधन विकसित करना, किसको, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जाए, ठीक है, संचार और परिवहन के साधन जो जाने आने की यात्रा के साधन है उनको विकसित किया जाए, ठीक है। बचत व पूंजी विनियोग की दरों में वृद्धि, बचत की जाए और पूंजी में पैसा लगाया जाए, ठीक है, उनकी दरों को बढ़ाया जाए। समाज में शिक्षा का उचित प्रसार या प्रचार, समाज में क्या कीजिए, लोगों को शिक्षित बनाया जाए, ठीक है। धन के असमान वितरण को दूर करने के प्रयत्न, असमान वितरण मतलब उन्हें बांटने के तरीके को, ठीक है, दूर करने का उपाय किया जाए, ठीक है। देश में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, देश में रोजगार व्यवस्था कराई जाए, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराए जाए। जन कल्याण कार्यों की व्यवस्था करना, जन के लिए मतलब कल्याण करना क्या, लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए उनके कार्यों को, उनकी व्यवस्था की जाए कार्यों की, ठीक है। देश की आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था में समुचित सुधार, देश की आवश्यक वस्तुएं जो भी देश के लिए जरूरत है उनके वितरण की व्यवस्था की जाए, उन्हें उसमें सुधार किया जाए, ठीक है, उन्हें बांटा जाए और उनमें सुधार किया जाए, ठीक है।